बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पे। और प्रोग्राम के इब्तिदा में सुबनामा से आगाज करते हुए उस बात पर जोर देंगे जो कि कल एक बड़ी जबरदस्त प्रेस ब्रीफिंग हुई, तमाम सवालों के जवाब दिए और बहुत कामली हर तरीके से हैंडल किया गया। मैं बात कर रही हूं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की धुआंधार ब्रीफिंग की। बिल्कुल, उनकी धुआंधार ब्रीफिंग हमने देखी। DGISPR ने साफ साफ कह दिया, बहुत सारे आम बयानात दिए हैं और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो वक्त पर रिटायर होंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं है, फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये साजिश ना पहले कभी कामयाब हुई थी और ना अब होगी। तो हमने देखा कि DGISPR की जानिब से जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफ़ी उसमें सवालात भी कर रहे थे, साथ साथ वो सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 9 अप्रैल की रात आर्मी चीफ और DGISI की वजीर आजम से कोई मुलाकात नहीं हुई। और मैं उनका अंदाज नोट कर रही थी और सबने एक्चुअली जो अवाम का मैंने नोट किया, सब लोगों से पूछा जी आपको कैसे लगी प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने कहा उनका अंदाज इतना काम था, वो इतनी स्मूथली हर चीज का जवाब दे रहे थे, तो वो नजर आ रहा था कि ऐसे ही अगर जवाब दिए जाएं और ऐसे ही अगर हैंडल किया जाए तो अवाम भी मेरा ख्याल है उसको भी अप्रिसिएट करती है। इट वॉज वेरी धुआंधार किस्म की ब्रीफिंग। लेकिन अगर बात करते हैं बिजली की किल्लत की, हम बहुत सारी चीजों की किल्लत की बात करते हैं शाहजेब, लेकिन आज हम सुबनामा में बिजली की किल्लत के भी वाले से बात करें। कारखाने ईंधन न होने और फनी खराबियों की वजह से बंद हैं और कितना नुकसान होता है इस हवाले से। बिल्कुल, क्योंकि वजीर आजम को बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की गई उस पर हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने बरहमी का इजहार भी किया और बताया गया रिपोर्ट में कि मुल्क में 27 पावर प्लांट्स मुख्तलिफ खराबियों की वजह से और ईंधन की कमी के बायस बंद पड़े हैं। तो साथ में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट में बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि अवाम लोड शेडिंग के इल्जाम में मुब्तला हैं, ये तमाम जो खराबियां हैं ये दूर की जाएं और ताकि लोड शेडिंग ना हो, ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लोग जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, खासतौर पर रमजान भी है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो इसमें लोड शेडिंग जो है ना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती घरों में खासतौर पर। अच्छा शाहजेब साहब, ऐसा भी है कि सिर्फ कोई एक इलाका या कोई एक हिस्सा या कोई एक जो है वो जगह को टारगेट नहीं किया है, बिजली का बहरान ऑल ओवर द टाउन है। अगर मैं इस बात को बगैर एग्जैजरेट करे कहूं, लेकिन वही तो कह रहे हैं कि लापरवाही है ना कि आपकी लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ खराबियां हैं और फनी खराबियां जो ठीक की जा सकती हैं। तो क्यों नहीं अटेंशन हो रही? क्यों रमजान से पहले अनाउंस किया गया था कि रमजान जैसे मुबारक पाक महीने में जो है लोगों को बिजली की जो है वो लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा? रमजान के शुरू होने का इंतजार भी नहीं था कि पहले दिन से, यकीन मानिए पहले दिन से लोड शेडिंग हो रही थी। खैर, अब आगे बात करें इन हवाले से भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे शायद के प्रोग्राम में आगे शामिल करें। बिजली के हवाले से तश्कील के हवाले से बात करते हैं, जो कई दिनों से हम कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातें भी हो रही थी और हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत कर रहे थे जो भी रहनुमा, उनसे जिक्र भी हो रहा था और मुख्तलिफ बयानात उनकी जानिब से दिए जा रहे थे, लेकिन कुछ डिसाइडेड नहीं था। लेकिन अब आपको ये बताएं कि पहले मरहले में हल्फ बर्दारी आज होने जा रही है। वफाक में मखलूत हुकूमत में वजारतों के मामला जो हैं वो तय पा गए हैं, क्योंकि हम पीपल्स पार्टी को भी देख रहे थे कि उनको भी कुछ वजारतें मिलनी थी। साथ मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी है ही, इनके वजीर आजम भी हैं और साथ में कुछ और भी ऐसी जमातें हैं जिनके पास वजारतें जानी हैं। तो बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें मिलेंगी। साथ में बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बनेंगे, जैसे कि खबरें सामने आ रही थी और हम ये कोशिश भी कर रहे थे कि इसको कंफर्म करें, लेकिन अभी कंफर्म हो चुकी है कि वजीर खारजा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। साथ में खुर्शीद शाह, शेर रहमान, नवीद कमर, शाजिया मरी को भी वजारत मिलेगी। क्योंकि जाहिर है जब हमने इस बात का जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे तो खालिद मुस्तकी साहब का बयान आया था कि भाई वो सिर्फ कोई खास मौजू पर मुलाकात करने नहीं आए थे, सब चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। मेरे ख्याल उस डिसीजन का जो है वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी ओहदों का जो मामला था वो तय भी पा गया है, यानी कि सब कुछ तय हो गया, डिसीजन हो गया है। हम आवाम के सामने सिर्फ और सिर्फ खबरें आती हैं और हम सिर्फ अपडेट करेंगे कि जी ये तय पा गया है। यानी कि अगर यूं कहिए शाहजेब साहब कि हमारा फ्यूचर भी तय पा गया है, हमारे आने वाले वक्त के हालात भी तय पा गए हैं, क्योंकि जैसे हुक्मरान आएंगे, जैसे मिनिस्ट्री जाएगी, जैसे जैसे जो ओहदा संभालेगा वैसे वैसे हमारे नसीब भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर हो गए। बिल्कुल, हमने देखा था कि उनके इस्तीफे दिए गए थे उनकी जानब से, और अब इसकी जो कंफर्मेशन है वो सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई फारूक हबीब साहब ने अपने ट्वीट में की है, और उन्होंने कहा है कि जो कायम मकाम स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब, उन्होंने ये तमाम अरकान असम्बली के जो इस्तीफे हैं उनको मंजूर कर लिया है, और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफों की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अब पीटीआई के अरकान जिनकी तादाद 123 है उनके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, और अब वो असेंबली का हिस्सा, ऐवान का हिस्सा नहीं है। साथ में आपको बताएं कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई तो अपना अब पावर शो करती है, हमें नजर आ रही है। पेशावर का पावर शो हमने देखा है, कराची में भी यकीनी तौर पर कल होने जा रहा है, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग ने भी हिकमत अमली अपनी तैयार कर ली है कि हमने भी अब पावर शोज करने, हमने भी जवाब देना है, हमने भी अवाम को बाहर निकालना है, और बड़े शहरों में अवामी इज्तिमात किए जाएंगे, लेकिन उससे खिताब कौन करेगा माया? अच्छा, अब ये बड़ा अहम आपने बात की है, जो नुक्ता आपने अभी जो रेस किया है ना, इस वक्त मैं समझती हूँ कि अब तक पीटीआई ने इरादा कर लिया था, जब उन्होंने इस्तीफे दे दिए उस वक्त उन्होंने तय कर लिया कि भाई हमें असेंबली का हिस्सा नहीं रहना। तो भाई असेंबली से हटके वो सड़कों पर आ गई, क्योंकि उनको ये पता था कि अब अवाम हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा सपोर्ट सिस्टम बनेगी, और वहीं से हम जो है दोबारा परवान चढ़ेंगे। लेकिन बात इस बात की है, क्या ये सवाल है, एक अवामी सवाल है, क्या उनकी देखा देखी भी इस तरह के दूसरे जलसे भी जो हैं वो मुनक्कद होने के या आगे लेके चलने के लिए, इसलिए कि भाई वो लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, कहीं ये चांस हमसे निकलना जाए। अब तो वो ऐवान में, अब तो आपको काम करना है, आप इनको जलसे करने दें। लेकिन बात ये ना कि इलेक्शंस करीब आते जा रहे हैं, कोई पता नहीं इलेक्शंस कब हो जाएं, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में नून लीग भी कोशिश करेगी हम जलसे करके ना लोगों को चार्ज रखें थोड़ा। तो देखिए, हो सकता है मैं शरारती बात कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको इस बात का अंदाजा होता जा रहा है कि इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, इसलिए उससे पहले जो है अवाम में अपनी जो है वो पावर, अपनी स्ट्रेंथ और अपना सपोर्ट सिस्टम वो भी पैदा कर रहे हैं। अच्छे सवाल उठा रही हैं आज माया खान, तो इस पर हमें किसी गेस्ट को लेना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा ये जो माया खान के सवालात हैं इसके क्या जवाब हैं। खैर, अपने सुनामा में आपको ये भी बताएं कि एक बड़ा मशहूर कपड़ों का ब्रांड है जिन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाला एक कुर्ता लॉन्च किया था 2018 में, जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, और हम देखते थे कि उनकी जानब से बड़े बड़े जलसे किए जा रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उसके बाद वजीर आजम बन गए, और हमने देखा कि निजी ब्रांड ने इसको दोबारा मुतारिफ कराया उसी कुर्ते को, इमरान खान कुर्ते के नाम से। अच्छा, इमरान खान कुर्ते के नाम से। अच्छा, यानी कि अब जिनके जो फैंस होंगे, और कल ऑब्वियसली अगर ये कराची में हुआ है या लाहौर में हुआ है, तो कराची में जलसा कल होने वाला है, तो उनके फैंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो है वो ब्रांड को यूटिलाइज करेंगे, इमरान खान कुर्ते को डेफिनेटली परचेज करेंगे। और जो तादाद हमने कल भी शेयर की कि खवातीन और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा जलसों में नजर आई, पेशावर का जो पावर शो हुआ। अब उसके बाद कराची में अगर होगा तो वहां कुर्ते होंगे, और फिर वही कुर्ते लाहौर में भी नजर आ रहे होंगे, कुर्ते हमें होंगे। तो उस पे इमरान खान साहब की तस्वीरें बनी होती है, बड़े कलरफुल से होते हैं। इसकी जो कैट वॉक भी हुई थी जो आपको दिखा रहे हैं, और इसमें मॉडलिंग भी की गई थी, तो खान साहब को क्या रैंप पर भी उतर गए थे इस तरीके से, है ना। खान साहब क्या कहेंगे वैसे जब उनको पता चलेगा कि उनके लिए एक उनके नाम पर उनकी तस्वीरों के साथ एक ब्रांड ने जो है वो कुर्ते और इस तरह के जो कपड़े उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किए। लेट्स सी व्हाट हिज फीडबैक इज। आई एम वेरी श्योर बहुत खुश होंगे, और उनके तमाम साथी भी। पाकिस्तान और श्रीलंका की कुछ बात कर लेते हैं शाज़े। पाकिस्तान श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान जो है T20 एक रोजा मैचों की सीरीज 24 मई से शुरू होगी। बिल्कुल, श्रीलंका की वुमेन टीम 19 मई को कराची पहुंचेगी, और दोनों टीमों के माबैन T20 सीरीज का आगाज 24 मई से होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। वनडे 1 जून से होगा। तो ये तो हमारी क्रिकेट टीम है। साथ में पीसीबी ने पाकिस्तान जूनियर लीग PJL की तफसीलात जारी कर दी हैं, जो कि तकरीबन उसी तर्ज की है जैसे कि हमारा PSL होता है, और उसी तरह का मिलता जुलता एक टूर्नामेंट है। जूनियर लीग का सॉफ्ट लॉन्च उस वक्त हुआ जब पीसीबी ने T20 मुकाबले से मुतालिक मुख्तलिफ दस्तियाब हुकूक के लिए दिलचस्पी के इजहार की दरख्वास्त जारी की, जो इस साल अक्टूबर में शेड्यूल है। तो कुछ स्पोर्ट्स के मैदान से हमने आपको खबर दी। यू नो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ, मुझे बताइएगा कि ये जो आपने कहा कि जो नई सीरीज शुरू हो रही है, तो क्या इसमें जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह की कोई सीरीज का इनकाद हो रहा है, आगाज हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक इसका मकसद क्या होगा? जूनियर लीग है, और इसमें जो नए प्लेयर्स होंगे, जिनको जूनियर प्लेयर भी कहा जा सकता है, जारी बात है इस तरह का नया टैलेंट बड़ा उभर कर सामने आता है। जैसे कि हमने PSL ने भी देखा है कि PSL ने बहुत सारे नए टैलेंटेड जो लड़के हैं
वो हमारी कौमी टीम में भी बाद में आए हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स बड़े अच्छे साबित होते हैं मुस्तकबिल में, खासतौर हमारी कौमी टीम के लिए। टैलेंट उभर कर सामने आता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, सुबनामा आपने जान लिया है और अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। लेकिन पहले सेगमेंट में हम बात वही करेंगे जो सब बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है कल पीटीआई की जानिब से कराची में, और उसके लिए जो सियासी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है पीटीआई, तो जाहिर बात है जब सियासी ताकत का मुजाहरा करना हो तो तैयारियां भी उसी ताकत से करनी पड़ती है। अब देख वो एग्जैक्टली बात यह है कि क्या कुर्तों के हद तक जो है वो कामयाबी हासिल हो जाएगी। हाँ, मैं ही समझ क्योंकि देखिए अब पेशावर में होने के बाद उन्होंने बैरियर बड़ा हाई सेट कर दिया, उन्होंने बहुत बैरियर हाई सेट कर दिया। अब वो वाली बात कि वो बयानात आ रहे लीडरान की तरफ से, इनके रहनुमाओं की तरफ से पीटीआई के, कि भाई कराची का जलसा इतना यादगार होगा जो आज तक कराची में इस तरह का जलसा नहीं हुआ। तो ये दावे जो होते हैं ना वक्त से पहले बड़े खतरनाक हो जाते हैं। एक्चुअली बड़े इंसान को ना डर भी लगता है कभी कभी कि खुदा ना खास्ता ना हो, लेकिन चूंकि उनका सपोर्ट सिस्टम इस वक्त हम देख चुके हैं, एक बैरियर सेट हो चुका है और वो नजर आ रहा है कि अवाम इस वक्त इंट्रीग्ड है, जज्बात में, इमोशंस में इस वक्त बिल्कुल उनके जो है ना वो राइज हुए। कल के जलसे में बड़े जवाबात मिलेंगे। कराची के लोगों ने इंतखाब किया था पीटीआई का 2018 के इलेक्शंस में, तकरीबन बहुत सारी सीटें जो हैं वो पीटीआई ने यहां से जीती थी। तो क्या जो 3.5 साल हुकूमत की गई पीटीआई की जानिब से, क्या उससे लोग मुतमईन हैं? तो कल हमें ये नजर आएगा जलसे में, अगर लोगों की वैसे ही बड़ी तादाद निकलती है जैसे कि पेशावर में निकली है, तो फिर ये मालूम, या उससे ज्यादा निकलती है तो ये मालूम हो सकेगा कि क्या कराची के लोग भी खुश हैं पीटीआई की गवर्नमेंट से या नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि लोगों ने मुख्तलिफ पार्टीज को छोड़कर पीटीआई को वोट दिया था, उम्मीदें लगाई थी। तो क्या उनकी उम्मीदें अभी तक कायम हैं? उनके कुछ काम बन सके जो वो चाहते थे कराची में काम हो, या उनकी उम्मीदें टूट गई हैं? तो फिर ये तो कराची के जलसे में ही देखा जाएगा। लेकिन कराची वाले क्या कहते हैं ये जानते हैं हम अपनी जो नुमाइंदा है 92 न्यूज की किरण खान से। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपना पहला जलसा पेशावर में कर लिया और अब उनका रुख कराची की तरफ है। 16 अप्रैल को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची में जलसा करेंगे। इस वक्त मैं उस जलसागाह में मौजूद हूँ जहाँ पर ये जलसा हफ्ते के रोज़ होने जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं। स्टेज को भी हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है, जबकि यहाँ पर लाइट्स का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। रात 9 बजे जो है जलसा बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक की वजह से जलसे का टाइम जो है वो रात का रखा गया है, जिस तरह पेशावर में रखा गया था। तवक्को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से ये की जा रही है कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ इसी जगह जो मज़ार क़ाइद से मुतसिल बाग़ जिना है वहाँ पर जलसा कर चुकी है और हमने देखा था कि उस दफ़ा भी बड़ी तादाद में लोग आए थे। ताहम अब जो एक नई सूरत हाल, सियासी सूरत हाल डेवलप हुई है, उसके बाद अब कितने लोग यहाँ पर आते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सुनने के लिए। ताहम इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ ये जलसा होगा, लोग इसमें शिरकत करेंगे नहीं करेंगे, आवाम की क्या राय है, आइए उनसे भी जानते हैं। मुल्क जब चल रहा था सही, एक ट्रैक पे था तो सही है ना, सबको होनी चाहिए, सबको हुकूमत करनी चाहिए 5 साल, और वो बात बिल्कुल सही कर रहा है। आवाम उसके साथ है और ये दुनिया भी देख रही है। अब बेड़ा गर्क कर दिया है इमरान खान ने, इस वजह से नहीं जाना चाहिए। आप सपोर्ट नहीं करते इमरान? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो वो तो कह रहे हैं कि कराची वाले निकलेंगे। नहीं, बहुत कम लोग निकलेंगे। दूसरों से बेहतर है, लेकिन महंगाई वगैरह पे कंट्रोल नहीं कर पाया। डॉलर के रेट हैं, इसके अलावा महंगाई है, गरीब आदमी तो परेशान हो गया। कारोबार भी पहले जैसा कारोबार नहीं है। अब किसको सपोर्ट करें ये दिल मान नहीं रहा। मेरा तन मन धन सब इमरान खान के लिए कुर्बान है। आप जाएंगे इंशाअल्लाह। अब हम मौजूद हैं तारिक रोड पर और यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा हफ्ते को होने जा रहा है उसमें आवाम को शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आवाम शिरकत कर रही है तो उसकी वजूहात क्या है, और नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। आइए लोगों से ही जानते हैं। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे बना है, और इसको सुधारने के लिए, बनाने के लिए सिर्फ इमरान खान और इमरान खान जैसे अजीम हस्ती, और अगर इसके साथ इसके साथी इसी तरह के हों
तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान बन के रहेगा। बहुत जी जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। पीटीआई जलसा कर रही है, अच्छी बात है, उनका भी राइट बनता है, करना चाहिए उन्हें जलसा। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट करने का ताल्लुक है, देखिए कराची के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हुए। देखिए नो का तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बजाते खुद मेरी राय तो मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर कुछ किया होता तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम ज़रूर। हाँ जी जाना चाहिए, क्योंकि बाकी इसका जाना आवाम को चाहता है, और जैसे गरीब गरबों को सब कुछ आता है, और जितने भी लोगों का इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं करा। लोगों की तरफ से एक मिला जुला रुझान जो है वो सामने आ रहा है। कुछ जहाँ पे इमरान खान को सपोर्ट करने की बात करते हैं तो कुछ जो है वो कंफ्यूज नज़र आते हैं, और कुछ तो सिरे से मना कर देते हैं कि वो कतई तौर पर जलसे में ना तो शिरकत करेंगे ना ही पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। ताहम देखना है कि जो दावे पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से किए गए वो दावे कितने सच्चे साबित होंगे, ये तो जब हफ्ते को जलसा होगा, लोग उसमें आएंगे, उसके बाद ही बताया जा सकेगा। कैमरामैन अली इमरान के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। तो ये जो कराची के हालात और सिचुएशन बताई, इससे बिल्कुल जैसे बहुत शुक्रिया किरण, आपने इतना ज़बरदस्त पैकेज हमारे लिए रिकॉर्ड किया और जाकर आपने हमें ऑन ग्राउंड रियलिटी से आगाह किया कि अभी इस वक्त अवाम क्या सोच रही है। तो मिक्सचर एक फीडबैक है, एक मिक्स्ड फीलिंग है, एक मिक्स्ड रिएक्शन है, और अवाम का रिएक्शन कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अवाम जो है सिर्फ कराची के हद तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कराची के जो लोग हैं उनके लिए, वैसे तो हम कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतें उनकी जिम्मेदारी है सारे काम करना, लेकिन इमरान खान साहब को जब कराची के लोगों ने वोट दिया तो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और बड़े पैकेजेस का भी ऐलान किया गया, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमें और हकीकत में ख़ासतौर पर जब सड़कों का हाल देखें, हम बाकी मामलात देखें, पानी के मसाइल देखें, जितने भी मसाइल कराची के थे वहीं के वहीं खड़े हैं, लोगों के मसाइल दूर नहीं हुए। जब मैं भी निकला था लोगों से बात करेंगे, लोग यही कह रहे थे कि जब हमारे मसाइल दूर नहीं हुए तो फिर हमें क्या फ़र्क पड़ता है कराची में कौन सा लीडर आए, और जो मर्जी आए जो मर्जी जाए, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब लोगों की कुछ उम्मीदें हैं। ये जो आपने बात की ना आखिर में जुमला, ये कि बहुत हेल्दी बात नहीं है किसी भी आवाम के लिए कि कोई ये कहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में बड़े फिक्र करने वाली बात है कि अवाम को क्यों नहीं फर्क पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिसको उन्होंने वोट दिया किसी ने काम नहीं किया, और जब कोई काम नहीं कर रहा तो फिर उनकी उम्मीदें खत्म हो जाती कि हम और किसको वोट देकर लेके आए जो हमारे लिए काम ठीक हो गया। तो फिर अब हम कराची से जरा लाहौर का रुख करते हैं, और लाहौर में हम ये जानना चाहेंगे कि जो शहरी हैं ऑब्वियसली, जो कि बहुत बड़ी एक तादाद है PMLN के फैंस की, उनके सपोर्टर्स की, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या उम्मीदें लगाए रखते हैं? क्या उनमें उनके मजीद अभी भी फैन फॉलोइंग उतनी ही है? क्या मजीद कोई जो है वो बड़े हैं या उनमें कमी आई है? आइए देखते हैं, हमारे नुमाइंदे लेकर गए हमें पब्लिक ने क्या कहा। पब्लिक सब जानती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, यूँ तो वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जाने जाते हैं और काफ़ी फुर्तीले भी हैं, लेकिन अवाम उनसे क्या तवक्कुआत रखती है और अवाम फौरी तौर पर उनसे किन मसाइल का हल चाहती है, आइए जान लेते हैं। पहले वो फ़िलहाल तो अपने आप को बदले, अपने आप की करप्शन रोके, अपने आप को चेंज करे, जो चोरी वगैरह वो करते थे पहले, अब वो ख़त्म करे। पहले खुद को बदले फिर वो आम को बदले, बाकी काम बदले। बिल्कुल उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनके बड़े भाई ने भी बहुत काम किए हैं, काफ़ी हमें कौम को सुकून दिया उन्होंने, लेकिन इमरान खान ने हमें कोई सुकून नहीं दिया, हमारा जीना हराम किया उसने। अब हमें कुछ उम्मीद है कि मुल्क से कुछ गरीबी तो दूर होगी, बिल्कुल दूर होगी। इनसे, इमरान खान से तो हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। अब हमें भी पता है कि मुल्क बिल्कुल ठीक होगा, मुल्क सुधरेगा और मुल्क से गरीबी भी दूर होगी। इसके आने से कुछ भी नहीं होगा, जो इन्होंने करना है ना वो अपने पेट के लिए करना है। ये जो 11 पार्टियां एक दूसरे के गिरेबान पकड़ती थी ना, आज एक जगह पे खड़ी हैं, हमको फुद्दू नहीं है, पागल नहीं है कि इनके बगावे में आ जाएं, ये कह जी ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ग्रेट लीडर इमरान खान है और उसके अलावा कोई भी हमारे देखने में कोई बंदा ग्रेट नहीं नज़र आ रहा। बस ये चोर है, ये कल भी चोर है, आज भी चोर है। वो चोर हैं, वो पैसे लेके भागे हुए हैं, मगरूर हैं अदालत से, तो मुझे नहीं लगता वो काम कर सकते हैं। इतने भी फंड्स हैं ना, उन्होंने पहले भी लाहौर में लगाए, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, तो वहाँ पे कोई यानी कि इतनी जो है ना वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो मुझे लगता है अब भी वो सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर पे खर्च करेंगे। हमने इस दफ़ा जो है ना वोट इसको ही डाला है, ठीक है। इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया है,
ठीक है, महंगाई की है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। शहबाज शरीफ से यही चाहते हैं कि जॉब वगैरह निकाले सही, अच्छी पढ़े लिखे इंसानों के लिए, जो नहीं भी पढ़े उनके लिए भी होनी चाहिए कुछ जॉब। काम तो बहुत बड़े बड़े करेगा इंशाल्लाह, आप देखते रह जाएंगे कि ये क्या किया है। उम्मीद क्या ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰਨਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 150 ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਆਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ फायदा ना, तनख्वाह 10% बढ़ा के वापस ले लई हैं। दिली ख्वाहिश तो यही है कि महंगाई कम कर दें, मजदूर के लिए रोटी पानी आसान हो जाए, सब कुछ बस। अवामी उम्मीदें तो आपने जानी, अब देखना यह है कि मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं या नहीं। जैसा कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई ही नज़र आता है, देखना यह है कि शहबाज शरीफ क्या वाकई ही महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। कैमरामैन शेर खान के साथ खावर मुगल, 92 न्यूज़, लाहौर। तो मुगल साहब हमें कुछ रिपोर्ट बता रहे थे और उसमें उन्होंने लाहौर के मामलात जो इस वक्त हैं, जो लोग सोचते हैं, जो अवाम सोचते हैं, जो वहाँ के लाहौर के शहरी सोचते हैं, वो हमें दिखाया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि लाहौर के लोग हमें फिर भी मुतमईन नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से। उसकी वजह यह है कि जब ये CM पंजाब रहे हैं वहाँ के, तो अब काफ़ी काम हुए, यानी कि हमने मेट्रो का काम देखा और दीगर बहुत सारे ऐसे काम थे जिसपे लाहौरी काफ़ी खुश थे। तो मेरे ख्याल में लाहौरी अगर कंपैरिजन करें हम कराची से, तो लाहौरी खुश हैं। जो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो खुश हैं कि हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म भी बन गए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के दौर में मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पर इतना काम हुआ जितना शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था। ऑब्वियसली देखिए ये अवामी राय है, और अवाम जो है वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पब्लिक सब कुछ जानती है, पब्लिक शऊर याफ्ता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर इजाज़त के साथ कहना चाहूँगी सब अवाम से कि जो महंगाई का जो हम कहते हैं ना, महंगाई डेफिनेटली है मुल्क में, लेकिन एक बात को हमें कहीं ना कहीं इस बात को जहन में रखना चाहिए कि एक महंगाई का फैक्टर पूरी दुनिया पे एक बम की तरह गिरा है, पूरी दुनिया पे एक बोझ की तरह गिरा है। तो सिर्फ महंगाई को नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे शाहजेब ने कहा कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, वो शायद बुज़दार साहब के ज़माने में, वो रिजल्ट अवाम के लिए नहीं है। मगर अवामी राय को आगे लेके चलते हैं लाहौर से अब फैसलाबाद की तरफ, तो शहरियों का शाहजेब फैसलाबाद में भी यही किस तरह का कोई फीडबैक है? बिल्कुल, शहरी क्या कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में, ये जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इक़्तिदार के ईवानों में तब्दीली आई है। साबका हुकूमत का ख़ात्मा होने के बाद मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं। आवाम की गुज़श्ता हुकूमत से मुख्तलिफ़ गिले शिकवे थे महंगाई के हवाले से। अब आवाम की मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ से क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं, आवाम क्या चाहते हैं कि उनके मसाइल किस तरह हल हों, उनकी तजावीज़ क्या हैं, क्या इक़दाम होने चाहिए, आइए उन्हीं से जानते हैं। नई गवर्नमेंट के लिए यही है कि ये पेट्रोल अब जैसे पहले दौर में था, मतलब पहले जो था उस वैसे ही थोड़ा कम करें। सबसे पहले पेट्रोल सस्ता किया जाए। हम स्टूडेंट हैं, 150 रुपीज़ पेट्रोल है, नहीं अफोर्ड होता बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा गाड़ियाँ इतनी महंगी कर दी हैं, उसको भी कम किया जाए। इसके अलावा डॉलर का रेट ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, उसको भी कम किया जाए। महंगाई का सुन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिज़र्व में बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, तो उनको आवाम की भलाई के लिए यूज़ करें, ना कि अब जैसे 3 उन्होंने घर बना दिए हैं अपने, तो उन 3 घरों के जो सरकारी खर्चे होने हैं वो भी तो पाकिस्तान की जो आवाम के टैक्स दिया हुआ उससे जाने। इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए अब आगे इस साल इन्होंने हर चीज़ सस्ती कर देनी है। उधर से मतलब कि जो भी कर्जा वगैरह लेंगे, लेकर जो भी जितना भी ले सकते हैं उधर से अपनी जेब भरेंगे, इधर से आवाम को करेंगे, जो भी करना आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम भी, हमारी पाकिस्तान की आवाम भी इस तरह है कि आफ्टर 3 to 4 मंथ जब उनको रिलीफ मिलने लग जाए वो कहेंगे हमें लोगों से क्या, तो देन हर चीज़ जो हो रही है वो सब कुछ भूल जाएंगे। जी ये बताइएगा कि नई गवर्नमेंट आ गई है, तो इस गवर्नमेंट से आपको क्या तवक्कुआत है मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है? हमें तवक्कुआत ये है कि जल्दी जाएं और इमरान खान वापस आएँ। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, लेकिन सब का फोकस और सब की तवज्जो और दिलचस्पी यही थी कि नई गवर्नमेंट जो है महंगाई को कम करे, बिजली की कीमतों में कमी लाई जाए, इसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनको कम किया जाए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई ना जाएँ, और जो अशिया खुर्द-व-नोश हैं उसकी जो है मसनूई कीमतें जो उसकी बढ़ाई जाती हैं उसमें कमी लाई जाए। जी
तो फैसलाबाद के लोग क्या कहते हैं वो भी आपने जाना। तो हम कोशिश कर रहे थे कि अवाम में निकलें, हमारी टीम निकले और हमारी टीम ने ये पूरी कोशिश की जानने की कि इस वक्त लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वोटिंग भी होनी है, तो किसका रुझान किस तरफ होगा ये सब आपने जाना। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सुबह पाकिस्तान में शाज़िब और माए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। कल है जनाब 16 अप्रैल और एक और जलसा करने जा रहा है पीटीआई, और अपने आप में उनका यही जो है वो दावा है कि अपने आप में ये यादगार जो है ये जलसा होगा कि कराची में इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। लेकिन शाज़िब और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो नाराज हुए हुए हैं लोग, उनको कहा जा रहा है आ जाओ, क्या हो क्या तो कराची की बात होगी ना। अब हम पंजाब का रुख कर लेते हैं। पंजाब में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला बनने के लिए जो पंजाब में सियासी गर्मा गर्मी है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है। पीटीआई की जानिब से 24 मेंबरान पंजाब असेंबली के खिलाफ रेफरेंस जमा कराया गया है। जो जराए के मुताबिक खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो नाराज मेंबरान ने हमजा शहबाज को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई और साथ ये कहा कि ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ स्पीकर ऑफिस में रेफरेंस जमा कराया गया। पीटीआई का पैगाम आया है कि वापस आ जाएं। ये नाराज अरकान कह रहे हैं कि पीटीआई का पैगाम आया कि वापस आ जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या पीटीआई की जानिब से ऐसा कोई पैगाम भेजा गया है या नहीं भेजा गया है? क्या उनको वापस बुलाने की कोशिश की जा रही है या उनकी जानिब से सोचा जा रहा है वापस जाने का? तमाम मामला पर बात करनी है और इन्हीं सियासत पे बात करने के लिए, पंजाब की सियासत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खाबर साहब ने। हसन साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हसन साहब, हफ्ते को इजलास होने जा रहा है, क्या लगता है वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, हमारे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब के वज़ीर आला बने और इसी की तरफ हमारी जो तमाम कोशिशें हैं वो इसी तरफ जा रही हैं। लेकिन हसन खाबर साहब, किन अरकान के खिलाफ, जिस तरह अभी शाज़िब भी बात करते हैं, लेकिन किन अरकान के खिलाफ आप लोगों ने पंजाब असेंबली में रेफरेंस जमा कराया है, उस पर भी बता दीजिए। क्योंकि अगर कोई नाराज अरकान वापस आ जाता है तो क्या उसके लिए दरवाजे खुले हैं पीटीआई के? जी देखिए, बिल्कुल, वो उर्दू का एक मुहावरा है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो हमारी पार्टी के दरवाजे भी खुले हैं। अगर किसी को ये समझ आ जाए कि वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं और इस मुल्क की जो सबसे पॉपुलर मकबूल जमात पीटीआई और आप हमसे नजरियाती तौर पर अलग नहीं हो सकते और ये नहीं हो सकता कि आप हमें नजरियाती धोखा दें, तो बिल्कुल हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, वापस आएँ। लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो इस मौके पे मुफाद परस्ती करना चाहते हैं, वो इस मौके पे पार्टी के मुफाद से रास्ते से अलग होना चाहती है, तो जाहिर है कि फिर हमारा हक है कि उनके खिलाफ जो है हर की कार्रवाई करें। तो हसन साहब, अगर नाराज अरकान वापस नहीं आते तो परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए आप लोगों के नंबर्स पूरे? देखिए, बिल्कुल, हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे नंबर पूरे हों और हमारे नंबर उनसे ज्यादा होंगे। देखिए, बात यह है कि पंजाब के अंदर ये इनका सिर्फ और सिर्फ तकिया जो है वो हमारे नाराज अरकान के ऊपर है, जिनको इन्होंने किसी को लालच, किसी को खरीदो फरोख्त, किसी को कोई और मुफाद देकर तो इन्होंने अपने साथ मिलाने की बात की है। तो अगर ये लोग तो मेरे ख्याल में इनके नंबर तो हमारे से कम होंगे इंशाल्लाह और हमारे नंबर ज्यादा होंगे। सही। लेकिन हसन साहब, वफाक की जरा बात कर लेते हैं। अब जरा एक और जरा सवाल जहन में आ रहा है कि ये वफाक के बाद अब पंजाब असेंबली में भी आप लोगों का इस्तीफों की तरफ डायरेक्शन जा रहा है या वहां पर तो नहीं, उससे सब तरफ कोई गौर हो रहा, जरा भी बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पार्टी के पास तमाम ऑप्शन जो है वो ओपन है, लेकिन इस वक्त जो है हमारी तमाम तर तवज्जो जो है वो वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर है और इस वक्त हम किसी और ऑप्शन पे गौर नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास तमाम ऑप्शंस ओपन है, लेकिन इस वक्त हमारा पूरी तवज्जो ये है कि हमने चौधरी परवेज इलाही साहब को। लेकिन हसन साहब, हमजा शहबाज साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपनी बातों में, लग ये रहा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं। उनकी जानिब से दावा भी ये किया जा रहा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पीटीआई फिर से कोई सरप्राइज तो नहीं देने जा रही पंजाब में भी?
देखिए, ये एतमाद जो होता है ना, ये उनको मेरा ख्याल अपने हरबों पे है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जो जमात है वो माजी में भी ऐसे हरबे इस्तेमाल करती रही है, और उनका ख्याल है कि माजी में क्योंकि ऐसे हरबे चलते रहे, छांगा मांगा और बाकी सारे जो एपिसोड्स हैं, तो इसकी ये चलेंगे। लेकिन हम लोग जो है वो जमहूरियत पसंद है, और हम जमहूरी और पार्लिमानी तरीके पर यकीन रखते हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं तरीकों से जो है इनको शिकस्त देंगे। एक सवाल जो है वो हसन साहब बार बार जो है वो ज़रूर जो है ना वो राइज करता है दिमाग में कि पंजाब असम्बली का मामला कौमी असम्बली जैसा पेचीदा ना हो जाए। हमने जो देखा, अवाम ने जो विटनेस किया, जो डिलेज थे, जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा था, अगर उस तरह पेचीदा हो गया तो उस हवाले से कोई तो प्रिकॉशनरी मेजर्स, कोई काउंटर स्ट्राइक, कोई हिकमत अमली। देखिए, पेचीदा तो नहीं होगा, लेकिन मैं तो फिर ये कहूंगा कि ये प्रिंसिपल की बात है। प्रिंसिपल की बात ये है कि असेंबली का सेशन एक ऐसे शख्स को चेयर करना चाहिए जो न्यूट्रल हो। वो लोग जो अपने ओथ से मुनहरिफ होना चाहते हैं, अपनी पार्टी से मुनहरिफ होना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पार्लिमानी तरीके का तकाजा है, जो जमहूरियत का तकाजा है, उस तकाजे पे चलते हुए ये इंतखाब होना चाहिए। और यही हमारा नजरिया भी, यही हमारी ख्वाहिश भी है। मुझे तो कोई पेचीदगी ऐसी नजर नहीं आती। और हसन साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी किया है, तो पंजाब में जो PTI के वर्कर्स हैं वो किस तरह एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? देखिए, हम बड़े क्लियर हैं कि हमने जो भी एहतजाज करना है, हमने पुरअमन तरीके से करना है, इकट्ठे होके करना है, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, यकजहती का इजहार करना है, और पूरी कौम को ये बताना है कि हमें मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी जो है वो सबसे अजीज है। लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम लोगों के लिए मुश्किलात नहीं खड़ी करेंगे, और हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये जो साजिश हुई है इसके खिलाफ एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा सियासी बहरान है, इसका वाहिद हल जो है वो फिल फॉर शफाफ इलेक्शन है, वो करवाए जाएं ताकि मुल्क के सियासी बहरान से निकल सके। ठीक, बहुत 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 शुक्रिया। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब थे, और हमें बता रहे थे इस वक्त PTI क्या कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब की सियासत इस वक्त बड़ी अरूज पर पहुंच चुकी है, और वहाँ पर जो इस वक्त गर्मा गर्मी है ना, वो वज़ीर आला बनने के लिए माया वो एग्जैक्टली। और साथ साथ यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से वो उन्होंने साथ साथ ये भी बात की कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आते तो उसे भूला नहीं कहते। उन्होंने देखते हैं उनके मुरफ़र अराकीन जो हैं वो वापस लौट कर आते हैं कि नहीं आते, या एक और सवाल कि व्हाट स्टॉपिंग देम। तो खैर, हमें तो अगला सेगमेंट शुरू करने से कोई नहीं रोक रहा, और आप हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं इस वक्त कि अगले सेगमेंट के अगर हम बढ़े हैं शाजिब, तो वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के गर्ज से कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की जो स्केड्यूल का ऐलान किया है, तो PTI ने इस चैलेंज करने का इसे ऐलान कर दिया। बिल्कुल, इसे चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। फवाद चौधरी ने यह कहा है कि मुल्क में दोबारा हल्का बंदियों के अमल को चैलेंज करने का हमने फैसला किया है, जबकि नई हल्का बंदियां सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होती हैं जब नई मरदमशुमारी हो। तो मरदमशुमारी तो कोई नहीं हुई, इसे नई हल्का बंदियों की जरूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि हमने देखा था कि पहले भी उन्होंने ये रिमार्क्स उनकी जानब से सामने आए थे, उनकी जानब से ये कहा गया था कि हल्का बंदियों की जरूरत है, उसके लिए हमें तकरीबन 7 माह चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, हल्का बंदियों में वक्त लगेगा। तो अब PTI की जानब से कहा जा रहा है कि किसी किस्म की हल्का बंदियों की जरूरत नहीं है। खासतौर पर जब फवाद चौधरी साहब है, उनका यह बयान सामने आया है कि सिर्फ और सिर्फ हल्का बंदियों की जरूरत तब होती है जब आपकी मरदमशुमारी हो। तो मुल्क में अभी मरदमशुमारी कोई भी नहीं हुई है, तो आपकी किसी किस्म की हल्का बंदियों की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या होने जा रहा है आम इंतखाबात में, क्या हल्का बंदियां नए सिरे से होंगी नहीं होंगी, क्योंकि PTI की जानब से इसको चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। इसको चैलेंज करने के बाद क्या होता है, क्या इलेक्शंस डिले होते हैं, या अगर हल्का बंदियां होती तो वैसे ही उसमें भी वक्त लग जाएगा अच्छा खासा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी 7 माह का वक्त मांग रही थी इसके लिए। तो लेकिन अगर शाजिब साहब पुरानी मरदमशुमारी पर इतने सवाल उठ रहे हैं, मतलब जहन में एक सवाल आता है, तो अगर रवा साल इलेक्शन होने में नई मरदमशुमारी के लिए टाइम ना हुआ, या कितना टाइम चाहिए, या अगर नहीं हो सका टारगेट अचीव मरदमशुमारी का, तो क्या होगा? मतलब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं इलेक्शन होने में, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? वो जो पहली बात आपने की ना कि मरदमशुमारी पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ात थे, और हैं भी, जिन्होंने खासतौर पर कराची के हवाले से मरदमशुमारी पर बहुत सारे एतराज़ात थे कि यहाँ की जो कुल आबादी है उसको कम जाहिर किया गया है। तो जब मरदमशुमारी के मामलात को देखा जाए अगर, तो वो ऑलरेडी कुछ इस तरह के हैं, इस पर बहुत सारे लोग आवाज़ उठा चुके हैं। लेकिन खैर, हमें ये सारे मामला जानने हैं कि अब जो चैलेंज किया
गया है कि हल्का बंदियां वाकई होने जा रही हैं या नहीं होंगी, क्या होगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया साबिक इलेक्शन कमिश्नर कमर दिलशाद साहब ने। कमर साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशामदीद कहेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। सर बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान किया है, तो पीटीआई की जानिब से हम देख रहे हैं कि उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है और इसका चैलेंज करने का फैसला किया है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या नई मर्दमशुमारी के बगैर भी हल्का बंदियां मुमकिन हैं या नहीं है? देखा जी, असूली तौर पर हमें जो हुकूमत जो तहरीक इंसाफ के वकला है उनकी को बहुत तक समझ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार ये वायदा कर चुका है कि जो 2018 की जो हल्का बंदी हुई थी वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत हुई थी। उस आइन के आर्टिकल 51 में ये दर्ज किया गया था कि ये अबूरी सेंसिस रिपोर्ट की रोशनी में हम हल्का बंदी कर रहे हैं, और ये हल्का बंदी सिर्फ इसी जनरल इलेक्शन और इसके बाद जो बाई इलेक्शन होंगे उसके लिए कारआमद होगी। और आइंदा जब ये अपने कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे या जनरल इलेक्शन होंगे तो उस वक्त जो है वो असरे 9 इस आइन के आर्टिकल 51 में जहाँ लिखा हुआ है अबूरी सेंसिस रिपोर्ट, तो वहाँ आपने लिखना होगा, लिखना पड़ेगा कि ये एक रेगुलाइज्ड या जो है ये हमारी सेंसिस हो रही है, इस पर तरमीम करनी पड़ेगी। आपको अबूरी की जगह परमानेंट लिखना पड़ेगा। तो वहाँ इन्होंने उसी बेस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने 16 खत लिखे वज़ीर आज़म साहब को कि जनाब आप आर्टिकल 51 में तरमीम करवा लें, कानून साजी करवा लें, ताकि हम आइंदा इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदी करना चाहेंगे तो हम उसमें लिखा हो कि ये अबूरी की जगह परमानेंट जो हो गई है सेंसिस 2018 में, अपने सेंसिस हो चुकी थी 2017 में, तो उसकी बुनियाद पर इन्होंने हल्का बंदी 2018 में की थी। तो आप उसकी जगह अबूरी लिखा हुआ है, प्रोविजनल लिखा हुआ है, वहाँ आप परमानेंट का इजाफा करते, परमानेंट लिखते, परमानेंट। तो वो उन्होंने नहीं, 1.5 साल 3.5 साल उन्होंने जाया कर दिए, बार बार लिखा। और यही चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब उन्होंने 7 अप्रैल को वहाँ पेश हुए थे तो वहाँ यही उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट पेश किए थे, जनाब जब तक आर्टिकल 51 में तरमीम नहीं हो जाएगी उस वक्त तक हम हल्का बंदी कैसे पूरे पाकिस्तान में करेंगे। अगर हमने इसको नज़रअंदाज कर दिया और हमने हल्का बंदी करवा दी तो कोई पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, अदालतों में जा सकती है, तो सारी हमारी एक्सरसाइज जो है वो ज़ाया हो जाएगी। पहली तरमीम कर ले। उस पर चीफ जस्टिस ने एग्री किया कि ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है। इसी लिहाज से उन्होंने वो असेंबली जो थी वो बहाल कर दी। अब ये फवाद चौधरी साहब को खुद वो बड़े बारिस्टर हैं, लायर हैं, उन्होंने ये आर्टिकल 51 तो पढ़े, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजनल। और इलेक्शन कमीशन ने जो 16 खत लिखे थे तो वो भी खत उनके पास तो होंगे, अब नहीं होंगे, जाके इलेक्शन कमीशन से पूछने जाकर। तो ये अपनी गुमराह भी कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। आज इमरान खान जो एक बद गली में खड़े हो गए, वो इन्हीं के एडवाइजरों की वजह से हुए ना। उस गलत रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ता नहीं बताते, चीफ इलेक्शन कमीशन का खत नहीं पढ़ते, आम आदमियों खत उन्होंने क्या पढ़ने होंगे। तो अब ये आप अंदाजा लगा लें कि हल्का पेशे जाए फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट जाए, अक़वाम मुत्तहिदा जाए, आलमी अदालत जाए, जहाँ मर्जी जाए, वो जब उसमें जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगी फवाद चौधरी साहब से कि मिस्टर फवाद चौधरी आपने आर्टिकल 51 में तरमीम क्यों नहीं की, आपने यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ प्रोविजनल। वही ना कोर साहब, लेकिन वही वाली बात ना कि अभी तो पुरानी ही मर्दमशुमारी पर सर इतने सवालात उठ रहे हैं, तो अगर नई मर्दमशुमारी करनी पड़ेगी तो कम से कम कितना वक्त होगा? अब वक्त का समझ नहीं आ रहा कि क्या इलेक्शन वक्त से पहले होंगे, इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे, लेकिन अगर होने लगते हैं तो कम से कम कितना वक्त दरकार है मर्दमशुमारी के लिए? जी सर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये इलेक्शन तो अगर आज चूंकि गवर्नमेंट बन गई है शहबाज शरीफ साहब की, तो वो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अपने आइन में तरमीम कर रहेगी, और वहाँ जहाँ लिखा हुआ है अबूरी प्रोविजनल वहाँ परमानेंट कर देंगे, तो 3 महीने में आपकी मर्दमशुमारी हो जाएगी। कोई ज्यादा देर तो लगनी, क्योंकि सारी मशीनरी तैयार है, जोग्राफाई यूनिट तैयार है, हर चीज मामला है, सिर्फ एक आईनी प्रोविजन जो है उसको ठीक करना है। बाकी तो इलेक्शन कमीशन ने अपना होमवर्क तो सर उसमें रुकावट कितनी है, कितनी किस तरह उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या मतलब उसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उसकी स्टेप नहीं लिया जा रहा। देखो जी, एक और बड़ी अहम बात साथ साथ उसके ये है कि जो फाटा में जो 4 या 6 जिले जो थे वो मदगम हो गए थे सुबह खैर वखूनखा में, तो उनकी 12 नशिस्तें थी फाटा की। तो 12 नशिस्तों में से जो बाद में जो 26वीं अमेंडमेंट हुई थी आइन में, उसमें 6 सीटें रखी गई और 6 सीटें सरेंडर हो गई।
अब जो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली जो है वो आइंदा जो इंतखाबात के बाद अमल में आएगी वो 272 पे नहीं होगी, वो होगी 266। अब 266 के लिए वो 6 जो कम हो गई हैं उसके लिए भी आपको आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करनी पड़ेगी, जहाँ बाकायदा गोशवारा दिया हुआ है कि हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तों का कोटा वाइज क्या सिस्टम है, तो वहाँ भी तरमीम करनी पड़ेगी। वो भी इलेक्शन कमीशन ने कहा आप वहाँ 51 में तरमीम करके सीटें कम कर दें, 272 की जगह 266 कर दें और 6 सीटें सुबह खैबर पख्तूनख्वा को दे दें, यहाँ भी आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो हुकूमत ने तो आइन में तरमीम भी नहीं की। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अपने इल्ज़ाम लगाना या अपनी बातें करना, लोगों को गुमराह करना, जाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो सुप्रीम कोर्ट तो पूछेगी ना आपसे कि आपने इलेक्शन कमीशन बार 2 साल से आपको खत लिख रहा है, लॉ मिनिस्ट्री में लिख रहा है, पार्लियामानी मिनिस्ट्री में लिख रहा है, स्पीकर कौमी असम्बली को लिख रहा है, चेयरमैन सेनेट को लिख रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख रहा है, तो आपने चीफ इलेक्शन कमीशन के खतों का जवाब नहीं सर। तो मतलब हम ये समझ लें इस वक्त के जितना भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत थी आइन के हवाले से, तरमीम जरूरी है। समझ आइए, एक तो तरमीम होना जरूरी है और उसके बाद ये कि अगर आपने जो करानी मरदमशुमारी करानी तो वो कह रहे हैं इसके लिए सिर्फ 3 माह दरकार है, 3 माह में मरदमशुमारी आपकी मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद आप इलेक्शन करा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है साबिक इलेक्शन कमिश्नर कवैत दिलशाद साहब जो हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सेहत कार्ड के हवाले से बात करते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में सेहत कार्ड के हवाले से डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं माजी में और आपको बता भी चुके हैं कि आपका सेहत कार्ड जो है जो कि पीटीआई की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जारी किया गया था और उसके बाद मुल्क भर में हमने देखा कि सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा था, मुख्तलिफ अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब वो उस पर बड़ी शिकायत आ रही है। माया, लोगों की जानिब से बड़ी शिकायत तो सर ऐसी नहीं आ रही, लेकिन अगर किसी का इलाज होते होते रुक जाए या कोई उस सेहत कार्ड को लेकर अपने इमरजेंसी इलाज के लिए कहीं पहुंचे, वहां पर उसको ये कहा जाए कि अब ये सेहत कार्ड इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो क्या नजर आएगा? एज अ ह्यूमन बीइंग मैं सवाल करती हूँ आपसे, इंसान होने के नाते क्या नजर आएगा कि हम एक सियासत से ताल्लुक रखने वाली एक चीज जिससे किसी का भला, इलाज और किसी को तकलीफ दूर हो सकती है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे? क्या हम ये कर रहे हैं फोकस करने ये तो पॉलिटिकल है, अब ये खत्म हो गया तो अब आप जाएं भाड़ में, अपना इलाज ना करवाएं, आप चले जाएं। यही तो शिकायत आ रही है कि हम कार्ड लेकर जा रहे हैं, उस पर इलाज नहीं हो पा रहा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मुल्क की है कि कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है तो अगली हुकूमत आती है और पिछली हुकूमत के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वहां पर खत्म कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। खैर हम इसकी हकीकत क्या है, ये हकीकत हमें जाननी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ डॉक्टर अली रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया शो में वक्त देने के लिए। सर, सेहत कार्ड शुरू हुआ था, बड़ी खुशी हुई थी हमें, लेकिन क्या सेहत कार्ड अब बंद हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल गलत खबर है। सेहत कार्ड अभी भी चल रहा है। तमाम इम्पैनल हॉस्पिटल 778 अस्पताल जो हैं गवर्नमेंट के और प्राइवेट अस्पताल, सब मरीजों को जो इनके पास अगर सेहत कार्ड नहीं भी है अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के वो अपना इलाज करा सकते हैं। हमें कोई ऐसी खबर नहीं आई। लेकिन और लोगों की जानिब से शिकायत की जा रही है, सोशल मीडिया पर शिकायत की जा रही है कि वो अस्पताल जाते हैं, सेहत कार्ड लेकर जाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं, लेकिन अस्पताल वाले मना कर देते हैं उनको, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले, कि आपका इलाज सेहत कार्ड पर नहीं हो सकता। उस सूरत में वो क्या करें? ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देता हूँ 11 अप्रैल से कल तक पिछले 4 रोज में तकरीबन 30,536 मरीज दाखिल हुए हैं पंजाब के हर इम्पैनल हॉस्पिटल में, और इनमें ज्यादातर डायलिसिस के केसेस थे, तकरीबन 8800। आंखा मोतिया का, कैटरेक्ट का 3600 से ज्यादा मरीज हुए जिनका इलाज हुआ। इस तरह डिलीवरीज 3000 से ऊपर हुई, 1200 से ज्यादा एंजियोग्राफी हुई, हर्निया, बाकी पित्ते के ऑपरेशन, अपेंडिसेक्टमी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट के तमाम ऑपरेशन तमाम अस्पतालों में हो रहे हैं। कोई किसी को डिनाइल नहीं हो रही। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो तो हर हॉस्पिटल इम्पैनल अस्पताल में हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों का काउंटर है। हर इम्पैनल हॉस्पिटल में जो काउंटर है वहाँ एक साहब सहूलतकार जिसको हम हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर कहते हैं उसको मिले, उनका इलाज होगा। अगर कोई किसी को कोई कंप्लेंट हो फौरी रब्ता करें और उधर के हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर से,
या हमारी कंप्लेंट लाइन है, हेल्प लाइन है, अच्छा वहाँ डॉक्टर वो रब्ता कर सकते हैं, हेल्पलाइन इस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक और हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन डॉक्टर साहब अब वो वाली बात है, हुकूमत तब्दील होने के बाद अब देखें जिस तरीके से अगर अफवाहें आ रही हैं, तो चलें साथ साथ ये भी बात कर रहे थे कि हुकूमत जब से तब्दील हुई है उसके बाद से सेहत कार्ड का यूटिलाइजेशन कितने लोगों ने किया या इसकी सहूलत कितने लोगों ने अवेल की, जरा इसके बारे से भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा जी। जी तकरीबन सेहत कार्ड का पिछले, आप पूछ रहे हैं, पिछले ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद 30,500 से ज्यादा लोगों ने इससे फायदा उठाया है। ये इन्होंने इनके दाखिले हुए हैं इन अस्पतालों में, पूरे पंजाब के अस्पतालों में। अच्छा। और अगर आप कहें तो हमारे पास क्लेम भी उनके तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा आ गए हैं पिछले 4 रोज में। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त, हमें बराह रास्त ज्वाइन किया था पाकिस्तान हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी से, CEO भी हैं, और डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर कर दिया शाहजेब कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। 30,000 अगर आप लोग भी इस्तेमाल करना चाहते हैं सेहत कार्ड तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक वो ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई मना करता है अस्पताल आपको, तो आप जाकर वहां पर जो डेस्क है वहां पर एहलकार मौजूद होता है, उससे शिकायत कर सकते हैं। इवन फोन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं कि सेहत कार्ड नहीं काम कर रहा। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में कुछ और खबरें शामिल करेंगे जो कि अपने आप में आपके शायद पैरों से जमीन निकल चुकी होगी, लेकिन उस पर तबसरा जरूर करेंगे, रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में आगे चलते हैं। अगला सेगमेंट हमारा इस्लामोफोबिया के हवाले से, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की मुहिम पाकिस्तान से उसका आगाज़ हुआ। जैसे कि हमसे वाकिफ है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के हवाले से डेडिकेट कर दिया गया है कि इंटरनेशनली इस्लामोफोबिया के हवाले से जो है ये दिन मनाया जाएगा। लेकिन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से दरबार हज़रत सुल्तान बाहू जंग पर हज़ारों अफराद ने इजहार तशक्कुर के लिए UN जो है वो उसके हवाले से थैंक यू का इंसानी मॉडल बनाया। अब बात यह है कि किस तरीके से अपनी मोहब्बत का, अपने अकीदत का और अपनी अप्रिसिएशन का लोग इजहार करते हैं। कई 100 फीट लंबे इंसानी मॉडल में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के झंडे UN के लोगों के इर्द गिर्द नुमाया किए गए। इतना खूबसूरत ये जो है ये मंजर है, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मॉडल में शरीक तमाम अफराद ने सफ़ेद लिबास पहन रखे थे। उसका रीज़न मैं समझ सकती हूँ कि तमाम जो झंडे हैं दुनिया के, तमाम उनके जो नेशनल फ्लैग्स हैं उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से नजर आ सकें, और वाइट अपने आप में पीस का एक मैसेज देखा कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया के बारे से उन्होंने आवाज़ बहुत बुलंद की, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बुलंद की, इसमें कोई शक नहीं, बड़े बड़े फोरम से बुलंद की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से इसका आगाज हो रहा है। ये भी बहुत खुशाइन बात है कि इस मुहिम का आगाज पाकिस्तान से हुआ है। क्यों ना दिखाएं बिल्कुल, और इसकी आपको कुछ तफसील भी दिखाते हैं, वीडियो भी दिखाते हैं, फिर आगे से बात भी करेंगे। तो जी UN थैंक यू टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। वाओ, ये मंजर देखकर आपका एक जोश, एक वलवला और जो है वो आपके हौसले बुलंद हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि इस तरह वो मुसलमान की, मैं समझती हूँ शाहजेब कहना गलत नहीं होगा, जब मुसलमान एक दफा समझ लें और सोच लें और इरादा कर लें कि हम एक हैं, फिर उनको कोई नहीं गिरा सकता। इसका क्रेडिट एक बहुत हद तक इमरान खान साहब को जाता है कि इस्लामोफोबिया पर उन्होंने जितनी आवाज बुलंद की है, तो आज हमें ये नताइज देखने को मिल रहे हैं और दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, माना भी जा रहा है, और साथ में इस तरह से
अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है इस्लामोफोबिया के खिलाफ। तो खैर ये तो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी मामले पर मजीद बात भी करनी है तो हमें ज्वाइन किया चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब ने। उनसे हम बात करेंगे। साहबजादा साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सर, आपने हज़ारों लोगों को जमा करके दुनिया को सबसे बड़ा हमने देखा कि वहाँ पर शुक्रिया अदा किया UN का, और यहाँ पे साथ में हमने आपके इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है वो हमने ये भी देखा कि कैंपेन का आगाज़ किया गया है। तो इस इवेंट और अपनी कैंपेन के बारे में पहले तो कुछ बताइएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट की दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और उन्होंने हमारी इस तजवीज़ करदा एक्टिविटी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपने आप को बड़े पुरअमन तरीके से UN थैंक यू के मैसेज में डाला। और उसके नीचे आप अगर लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ था टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो ये इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड बड़ा मुख्तसर सा है। वो ये है कि 2019 में 15 मार्च को जुमे के दिन न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में नमाजियों को शहीद किया एक इस्लामोफोब ने, और उस दिन की मुनासिबत से यूनाइटेड नेशंस ने एक करारदाद उन्होंने मंजूर की जिसके अंदर उन्होंने इस्लामोफोबिया की नफ़ी की है, और इस दिन को उन्होंने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक आलमी दिन मनाने का ऐलान किया है। तो हम ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो तरीक़ाकार चल रहा है वो एक कानूनी जदोजहद का है, एक कानूनी आइनी स्ट्रगल का है, एक पुरअमन तरीक़ाकार का है। तो उसमें सबसे बड़ा दुनिया का जो प्लेटफॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस है, जो सिर्फ प्राइवेट इदारों के साथ डील नहीं करता बल्कि वो 193 रजिस्टर्ड स्टेट्स के साथ, रियासतों के साथ वो डील करता है। तो उन सब को हम ये समझते हैं कि शुक्रिया कहना हमारे लिए ज़रूरी था, इसलिए कि इससे उनको भी हम इनकरेज करें और दुनिया को भी ये पैगाम दें कि हम पुरअमन तरीके से ये चाहते हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो हेट्रेड है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो प्रेजुडिस है, जो इनके साथ इम्तियाजी सलूक दुनिया के अंदर किया जाता है, उससे हम एक हल करने का एक रास्ता ढूंढ सके। अच्छा जनाब, ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि अगर हम मज़ीद इसकी तरफ ध्यान न कर दें तो UN ने करारदाद तो पास कर दी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, लेकिन इसका फ़ायदा इन लॉन्गर रन या एक प्रैक्टिकल, मैं अगर आपसे सवाल करूं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जाकर, रियलिटी ग्राउंड्स पर जाकर उसका क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि एक करारदाद काफ़ी जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या नफ़रत को ये रोक सकेगी, बढ़ती हुई जो है इस तरह की एग्रेशन को रोक सकेगी? क्या लोग, एक करारदाद काफ़ी नफ़रत काफ़ी है या लोगों के दिलों में मज़ीद रिस्पेक्ट या मोहब्बत या असल अवेयरनेस दीन को लेकर पैदा हो सकेगी? जी, अगर यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म को देखें तो इतनी बड़ी एक ये मुसलमानों के लिए एक उन्होंने हिमायत की या मुसलमानों की जो मुश्किलात थी उनको उन्होंने एड्रेस किया, और हमारे मजहबी जज्बात दुनिया में जिस तरीके से मजरूह होते हैं उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो उस एतबार से ये करारदाद एक बहुत मौसर है। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये करारदाद आ गई है तो इससे मसाइल अब ख़त्म हो गए हैं या मसाइल हल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि एक करारदाद इसके लिए नाकाफ़ी है, लेकिन ये करारदाद आने से हमारे लिए लीगल वे में काम करने के और स्पेशली गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर कन्विंस करने के और गवर्नमेंट्स को इसके ऊपर पॉलिसी एडवाइस देने के बहुत से रास्ते दुनिया भर में मुसलमानों के लिए इस करारदाद से खुले हैं, और ये करारदाद हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद करती है। अच्छा सर, मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने 3 साल पहले हमने देखा था क्राइस्ट चर्च पर हमला हुआ था, तो हमने देखा था कि मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए भी बड़ी एक ह्यूमन फिल्म मस्जिद की शक्ल में बनाया गया था, तो ये भी एक जेस्चर दिया गया था। लेकिन साथ में आपका इदारा इस वक्त क्या काम कर रहा है, क्या किया जा रहा है और किस किस्म के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है? साथ में आप लोगों को क्या हुकूमती किसी इदारे की मदद भी हासिल है या हुकूमत की मदद भी हासिल है? हमारा जो रिसर्च जर्नल है, जो हमारा तहकीकी जरीदा है, सिमाही है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया होता है, मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स के नाम से, उसमें हमने बहुत स्पेशल इसके ऊपर फीचर्स और जदीद तहकीकात शाया की हैं। इस्लामोफोबिया के हवाले से लीगल पर्सपेक्टिव में, सोशल पर्सपेक्टिव में बहुत सी एंगल से हमने उसको देखा है। उसके बाद हमारा
पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी कुछ ममालिक में हमारे इस्लामोफोबिया के ऊपर और रेमेडियल मेजर्स के ऊपर इसके और दीगर इससे मुतल्लिक़ जितने मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक्स, इंटरेक्शंस होते रहे हैं। तीसरा हमारा जो है वो दी मुस्लिम डिबेट फोरम जो है, जो हमारा हमने स्पेशल वो बनाया इसीलिए है कि जो वेस्ट इस्लाम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनको हम उसमें एड्रेस करें। तो उसमें एक ऐसा वक्त था जब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वेस्ट में कोई भी बात कन्विंस करनी बड़ी मुश्किल थी। एक एनवायरनमेंट बड़ा शदीद वहाँ पे बना हुआ था। तो वो हम यहाँ से ये बात करते थे, या मुसलमानों की मेजॉरिटी बात कर रही थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। लेकिन अगर आप वेस्ट को देखें तो उनकी अपनी हिस्ट्री है लिबर्टीज़ की, और इसके लिए उन्होंने बहुत सिविल वॉर्स देखी, बहुत उन्होंने इसके ऊपर उनकी सोसाइटी ने मुकाबला किया, बड़ी कानूनी जंगें हैं, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है 200-250 साल की। तो उसमें वो कभी भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात करने के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होते। तो ये सबसे पहले मुस्लिम इंस्टीट्यूट था जिसने इस डिबेट का आगाज़ किया कि जी ठीक है, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात नहीं करते, हम आपसे राइट टू इंसल्ट के ऊपर बात करते हैं। जब आप राइट टू इंसल्ट पे बात करते हैं, यानी हक हतक भी आज़ादी इज़हार का हिस्सा है या नहीं, तो इसमें क्या जूइश, क्या क्रिश्चियंस, क्या बुद्धिस्ट, क्या हिंदू, क्या सिख्स, दुनिया के तमाम मज़ाहिब और दुनिया के तमाम महज़ब लोग, वो सभी इस बात के ऊपर एग्री हैं कि जो राइट टू इंसल्ट है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है। किसी आम आदमी की भी इंसल्ट नहीं की जा सकती। तो कोई ऐसी हस्ती मुबारक जिसके साथ अरबों लोगों के जज्बात, उनकी रूहानियत, उनकी ज़िंदगी वाबस्ता हो, उनका ईमान वाबस्ता हो, उनकी इंसल्ट को, उनकी हतक को किस तरीके से कबूल किया जा सकता है। आखिरी में आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मुस्लिम इंस्टीट्यूट प्योरली एक प्राइवेट इदारा है और हमने बतौर एक NGO के हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हम आज तक कभी किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से हमने फंडिंग नहीं ली, कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने फंडिंग नहीं ली। हाँ, हमारी कुछ कॉन्फ्रेंसेस में कोलैबोरेशन हमारा होता है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, फेडरल से भी और सूबाई से भी, लेकिन इसके अलावा किसी गवर्नमेंट इदारे से हमारा इस तरह का वो फंडिंग का नहीं है, ना बाहर से किसी इदारे से हम लेते हैं, ना किसी गवर्नमेंट से लेते हैं। बिल्कुल साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शो में ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की तजलील नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना अपनी बात से, या आपको हक नहीं है, इसका राइट आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं मिलता कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स को नुकसान पहुंचाएं या कोई ऐसी बात करें जिससे वो हर्ट हो या उसका जो मजहबी उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो। तो हमारे साथ मौजूद थे साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब, इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या ख्याल है? क्या आप जिक्र भी कर रही थी माया कि हम फंड रेजिंग का भी जिक्र कर रहे थे, साथ में उन NGOs का भी जिक्र कर रहे थे, उन अस्पतालों का भी रोजाना की बुनियाद पर जिक्र करते हैं जो कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी जो काबिल तारीफ है, जहां पर बच्चों का मुफ्त इलाज हो रहा है। तो आज हम खास तौर पर कराची में एक ऐसा इदारा है जिसका जिक्र करने जा रहे हैं और जहां पर बच्चों को एक नई जिंदगी दी जा रही है। वो इस तरीके से दी जा रही है कि चाइल्ड एड एसोसिएशन के तहत कायम कैंसर सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट बराए चाइल्ड हेल्थ में गरीब और मुतवसत जो तबके के मरीज बच्चे हैं उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है माया। ऐसा ही है, और इसमें 100% जो है वो बच्चों के इलाज, दवा, उनका तमाम जितना भी प्रोसीजर है उसमें एक पैसा भी वालिदैन से नहीं लिया जाता। लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी 2 शिकायतें थीं, पहले आप ये ज़रूर देखिए जहां हम आपको लेकर गए हमारी टीम, लेकिन आने के बाद ज़रूर इस पर एक आध बात ज़रूर लाजमी जो होगी, जो रह जाएगी। प्लीज़ चलते हैं चाइल्ड एसोसिएशन। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपकी किसी न किसी ऐसे इदारे से मुलाकात करवाते हैं जो रब ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए और अपनी असल मंजिल की तरफ बढ़ते हुए उधर की आसानी के लिए कार्य खैर में आगे बढ़ रहे हैं। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम NICH के 23 साल पहले सबसे पहले ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखने वाले डिपार्टमेंट, जिसको 100% सपोर्ट करता है चाइल्ड एड एसोसिएशन। 23 साल से ये कम अरसा नहीं होता। 100% मुफ्त इलाज, मेक श्योर करना कि यहाँ पर हर बच्चा जो वक्त पर आ जाता है उसके कैंसर का इलाज, और उसके साथ साथ किसी से किसी तरह का कोई भी पैसा ना लेना।
चाइल्ड एड एसोसिएशन ने ये कदम 23 साल पहले इसकी बुनियाद रखी और आज भी यहाँ से लोग सेहत, शिफा और मुस्तफ़ीद होकर जाते हैं। आइए आज आपको चाइल्ड एड एसोसिएशन के ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि NICH में मौजूद है, आपको यहाँ का एक व्यू दिखाते हैं, एक दौर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम जिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, यहाँ की इंतज़ामिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं तज़ीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माया कैसी हैं? इतना आपने मुझे सिखा दिया है इतनी 5 मिनट के उसमें मैंने ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव जगह पे खड़ी हुई हैं। बच्चों का कैंसर सेंटर है, तो बच्चों का तो इम्यून सिस्टम होता ही है, लेकिन हम लोगों के लिए भी काफ़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसीलिए हमने आपको इतना सारा पैक किया है। आपने मुझे पैक कर दिया वाकई। और इधर जब अभी हम जा रहे हैं तज़ीन जी, हम जा रहे हैं बुखारी वार्ड है जी, ये हमारा वार्ड है और गवर्नमेंट ने ये जगह दी थी चाइल्ड एड एसोसिएशन को। ये जो आप देख रही हैं वार्ड, ये पूरा चाइल्ड एड एसोसिएशन ने खुद जो है डोनेशन से बनाया है पूरा। और ये की जगह बहुत कम होने लगी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब तारिक शफ़ी साहब हैं, उनकी पूरी कोशिश है ये कि हम एक चिल्ड्रन कैंसर सेंटर पूरा बनाएं और वार्ड में कैपेसिटी बढ़ाएं। इससे पहले कि मैं बच्चों की तरफ जाऊं और आप लोगों को तमाम इस इदारे का जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो चाइल्ड एड एसोसिएशन के ज़ेरे साए इस वक्त ये पल रहा है और फूल रहा है, ये आपकी डोनेशन से चलता है, ये आपकी भेजे हुए अतियात से चलता है। याद रखिएगा, यहाँ के बच्चे सेहतमंद होकर तब निकल सकते हैं जब वो अफोर्ड कर सकें, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी डोनेशन पॉसिबल करती हैं कि यहाँ पे बच्चों का इलाज हो सके। तो प्लीज़ अपने अतियात और जितनी भी डोनेशन हैं खुल कर आपने जो है चाइल्ड एसोसिएशन के जो है हवाले ज़रूर करना है, अपने फ़र्ज़ की अदायगी करना है। आइए तज़ीन जी, हमें मुझे प्लीज़ दिखाइए अंदर। इन बच्चों के लिए ये हमारे पास आप देख रहे होंगे कि हमने वार्ड डेकोर किया हुआ है ना वॉल्स पे। मैं यही देख रही हूँ, माशाल्लाह आर्ट हुआ हुआ है। ये इंडस स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं, वो लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्री करके देते हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज में इनके कार्टून दिखाना, इनके लिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना, ये सब ज़रूरी है इनके लिए। और ये खिलौने वगैरह हमारे पास डोनर्स लाते हैं जो देते हैं। आपका कौन बेटा है? जी मेरा बेटा है। क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी। और मोहम्मद यूसुफ कितने साल का है? 3 साल का। जब यहाँ आई तो आपको क्या डॉक्टर्स ने कहा यहाँ के? उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर इलाज होगा। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशानी है। बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, अल्लाह नजरे बद से बचाए, अल्लाह से। अरे 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 ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बेटी है आपकी? जी। कितने बड़ी है? ये 3 साल में जा रही है। 3 साल में जा रही। क्या नाम है इसका? महानूर। महानूर, अल्लाह इतना प्यारा नाम है। क्या हुआ यास्मीन? इससे पहले कब्ज़ बहुत रहती थी। कब्ज़ बहुत रहती थी? अच्छा। तो हम अंदरूनी सिंध से थे, हम वहीं डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने इससे यही भेजा कि आप यहाँ नहीं इलाज इसका हो सकता तो आप कराची ले जाएं, वहाँ जिना हॉस्पिटल है उसके वहाँ जाकर इसका इलाज कराएं। यहाँ लेकर आए, हमने इसकी अल्ट्रासाउंड करवाए, CT स्कैन करवाई, MRI करवाई, उसमें पता चला कि इससे पेट में अंदर कैंसर है। उसके वजह से बस यहीं आए। देखिए इसका ऑपरेट हुआ है, उसके बाद तकरीबन हमें 8 महीने आ रहे हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, 9वां महीना चल रहा है हमें। 8-9 महीने हो गए हैं जी। 8-9 महीने में तबीयत कैसी हुई है? कितनी बेहतरी है? काफ़ी बेहतर है। पहले चल रही थी लेकिन बीच में चल नहीं रही थी, अभी काफ़ी बेहतर है, चल रही है, उठ बैठ रही है, खाना खा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ क्या आता है आपको, या इस वार्ड में या इस डिपार्टमेंट में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चैलेंज यही है कि इनको यहाँ पे रोकना, इनको हाइजीन से रिलेटेड काउंसिल करना, बड़ी बात। क्योंकि हाइजीन ही सबसे ज़्यादा कीमो में ज़रूरी है। अगर कीमो लग रही है बच्चों को और हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हुआ हुआ है। तज़ीन जी, आपने मुझे बताया था यहाँ पर डे केयर भी है? जी, डे केयर हम देख सकते हैं। डे केयर है, यहाँ पे डेली वाले बच्चे आते हैं जिसकी 7 दिन की कीमो है, किसी की 3 दिन की कीमो है, कभी एंटीबायोटिक है, किसी का नैब वगैरह यहीं पे, नेबुलाइज वगैरह भी यहीं पे हो जाता है। यहाँ पर कीमो हो रही है तो मुझे बहुत कवर होके जाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि कीमो और रेडिएशन में मुझे तज़ीन जी ने भी गाइड किया कि आपके बाल सही तरीके से कवर होने चाहिए, क्योंकि कीमो और रेडिएशन आपके भी बालों के लिए बहुत ख़तरनाक है।
ये हाईली वोल्टेज वाले रूम्स और एरियाज़ होते हैं, क्योंकि कैंसर के बच्चे और वैसे पेशेंट्स बहुत कमज़ोर और इम्यून सिस्टम उनका बहुत वीक होता है, इसलिए बहुत एहतियात के साथ जाना है। मैं मास्क पहनकर पूरी किट में जा रही हूँ आप लोगों के साथ। आइए आपको दिखाते हैं कि ये चाइल्ड एसोसिएशन के ज़ेरे साए NICH में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डे केयर में बच्चे कैसे इलाज करवा रहे हैं। आइए। बच्चे जो हैं ये डेली वाले पेशेंट्स हैं, ये डेली वाले पेशेंट्स हैं। किसी को कीमो लग रही है, किसी को एंटीबायोटिक लग रही है, किसी को ब्लड लग रहा है। ये पेशेंट डेली पे आते हैं। हर बंदा अगर अपना थोड़ा थोड़ा भी जो है वो किरदार अदा करे तो मिलकर हम वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बच्चों की बीमारी नॉर्मल वायरल नहीं देखा जाता, तो ये जो है ना बीमारी, बस अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए और सेहत ज़िंदगी दे। है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। चाइल्ड एड एसोसिएशन में आपके तमाम इदारे और तमाम आपके अमले की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस टीम की जिसने मुझे इस काम को देखने के लिए और अपनी आँखों से विटनेस करने के लिए भेजा। आपके तमाम अमले की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इतना कुछ सिखाया आज कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है, और अगर आपके पास ज़िंदगी में सेहत भी हो उससे बड़ी नेमत कोई है ही नहीं। यकीन कीजिए, इन बच्चों को आपकी दुआओं का, इन बच्चों को आपके साथ का और इस इदारे को आपके हर मुमकिन आपके सहारे का, आपकी मोहब्बत का, आपकी दुआओं का और आपके फ़ंड्स के सहारे का बेहद इंतज़ार है। कोई भी लोग किसी के लिए आज के वक्त में, जब लोग किसी के लिए मुफ्त में एक मशवरा नहीं देते, यहाँ पर चाइल्ड एड एसोसिएशन 100% बच्चों का मुफ्त इलाज कर रहा है। बच्चों को देखकर सिर्फ एक दुआ निकली दिल से, ये पाक परवरदिगार अपने इस माह मुबारक के सदक़े से इन बच्चों को सेहत अता फरमा, शिफा अता फरमा और इनके माँ बाप के लिए आसानी अता फरमा। शायद ये इदारे हैं तो एक उम्मीद की किरण है। जहाँ जहाँ भी आप हों वहाँ से दिल खोल कर अपने अतियात भेजिए चाइल्ड एसोसिएशन के लिए, जो NICH में है। पहला ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, इसकी बुनियाद एक बार फिर बता दूँ 23 बरस पहले रखी गई। इसको मजबूत बनाइए, इसकी जड़ों को मजबूत बनाइए। इन बच्चों को आपकी मोहब्बत और दुआओं का और साथ का इंतज़ार रहे। तो यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों का मुफ्त इलाज हो रहा है, मैं ख़ास तौर माया वालिदैन की जो फ़िक्र थी ना उनके चेहरे पे और उनके जो आंसू थे वो देखकर बड़े हम इमोशनल भी हो रहे थे। अल्लाह इन सब की आसानियाँ करें, इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और अपना करम फरमाए, रहम फरमाए। ये बच्चे, तमाम बच्चे, ये प्यारे से बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और अब हम ब्रेक से पहले जैसे जिक्र कर रहे थे कि भिखारी कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये पूरी माफियाज हैं जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है, जिन पर चेक एंड बैलेंस पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है और इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एग्जैक्टली, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं इस तरह सड़कों पर, गाड़ियों पे, बाइक्स में लोग जो हैं वो परेशान होने लगे हैं, डर खौफ ज़्यादा हो गए हैं कि क्या हम बाहर निकले ना निकले, कहीं बाहर जाके बैठे नहीं बैठे, कोई चीज़ चाय पी लें ना पी लें। अफ्तार के बाद पहली चीज चाय चाहिए होती है। लेकिन इस तरह के हवाले से कराची से फयाज यूनुस साहब की एक रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं, फिर इन हालात के ऊपर, मामलात के ऊपर जरा बात भी कर लेते हैं कि भाई क्यों हो रहा है दरअसल, इसका हल क्या है। जी रिपोर्ट दिखाइए। शहर
शहर कायद आजकल भिखारियों के नरखे में है। रमजान मुबारक में हजारों भिखारी कराची पहुंच गए हैं। शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां आपको भिखारी नजर नहीं आ रहे हो। जगह जगह भिखारी शहरियों को तंग करते दिखाई देते हैं। गली मोहल्ले हो या बाजार, हर जगह शहरियों से सवाल कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल, मसाजिद के बाहर भी शहरियों से पैसे मांग रहे हैं। भिखारियों के पूरे खानदान मुख्तलिफ इलाकों में डेरे डाल चुके हैं। भीख मांगने वालों में हर उम्र के अफराद मौजूद हैं। बिलखसूस खवातीन और बच्चों को भीख मांगने के लिए आगे कर दिया जाता है। बड़ी उम्र वाले अफराद भी हर जगह शहरियों से सवाल करते दिखाई देते हैं। भिखारी कहते हैं कमाने वाला कोई नहीं, इसलिए भीख मांगते हैं। रमजान भूख मर जाए पैसा, भूख मर जाए पैसा, कोई चीज का नहीं। बच्चे भूख मर जाए पैन, मकान का किराया है, घर का खर्चा नहीं है गया, बिजली का तो बिल आ गया, छोटे छोटे बच्चे यतीम हैं, रोजी है नहीं, करने वाला कोई नहीं है गया। मंडे टुंडे क्या करो, क्या करे, बुढ़ा आदमी लाचार काम करने नहीं। शहरी कहते हैं गैंग के गैंग है, शहर में आ गए हैं और इंतजामिया हरकत में नहीं आ रही। ना पुलिस भिखारियों के खिलाफ मुतहरिक हो रही है और ना ही जिला इंतजामिया कोई एक्शन के लिए तैयार है। दुबई है ना ये कराची, तो दुबई इन लोगों की नहीं है भाई। गवर्नमेंट तो सब खा रहे हैं, सभी माफिया को इतना आसान थोड़ी है खत्म करना इनको। किसी दुकान के पास भी जाके खड़े होते हैं ना, तो वहाँ पे लाजमी 2 बंदे खड़े हो जाते हैं, आके पेशावर लगते हैं सारे, वो मजबूर नहीं लगते। यही है कि इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। समाजी कारकुन राना आसिफ का कहना है कि कमोबेश 5 लाख भिखारी कराची आते हैं। ये पूरा माफिया है। किसने कहा भीख मांगनी है, वो जगहें भी फरोख्त होती है। रमजान आते ही कराची में बैगर माफिया का राज हो जाता है और तकरीबन 5 लाख के करीब बैगर्स जो है कराची की जानिब रुख करते हैं, जिसमें सदर्न पंजाब से जिनका ताल्लुक है, सखर से, रोड़ी से और कोयटा से बागड़ी कम्युनिटी है। इसके अलावा दूसरी कम्युनिटीज़ जो है कराची की तरफ आती हैं। 18वीं तरमीम के बाद ज़रूरत ये थी कि सूबा सिंध जो है एंटी बैगरी एक्ट बनाता, जो अब तक नहीं बनाया गया। एक प्रपोज ड्राफ्ट हमने बनाया था जो कि हमने रुकने सूबाई असम्बली को दिया था और जो अब तक असम्बली से मंजूर नहीं हो सका। जब तक हम एंटी बैगरी लॉ नहीं लाएंगे, सज़ाएँ सख्त नहीं करेंगे, जुर्माने ज़्यादा नहीं करेंगे, तो कराची को और पाकिस्तान को बैगरी फ्री कंट्री हम नहीं बना सकते। चेरी कहते हैं पेशावर भिखारियों को भीख देने के बजाय सफेद पोश अफराद की मदद करना चाहिए जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़ कराची। तो इसी मामले पर बात करने के लिए DIG साउथ शर्जील खलसा हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में सर रमजान में हम देख रहे हैं कि हालात बदतर हो जाते हैं। शाहराहों पर, बाजारों में, गलियों मोहल्लों में, हर जगह पर हमें जो गदागरों की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी भरमार हो जाती है। इसकी क्या वजह है? इनको और जो भी मैसेज सुन रहे होंगे हमारा या हमारी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, देखिए जी इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं ना। एक तो जो अगर ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट देखें तो पावर्टी का डायरेक्ट इसके साथ लिंक है। जो मुल्क के माशी हालात हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है गदागरी के रेज में और बैगरी के रेज में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं कहीं हमें ये भी शुबा होता है और बाद में वो इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेट भी होते हैं कि कोई रैकेट चल रहा है मुख्तलिफ शहरों में, खासतौर पे कराची की बात कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों को क्रॉसिंग्स पे लाता है, चौराहों पे लाता है, राउंड अबाउट्स पे, और वो पैसे कमाने का एक जरिया है किसी तरीके से। हालांकि जो भी उनको मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि उससे कोई और एक्टिविटी हो सके। लेकिन ये एक सोचने का एक एंगल है इस सारी एक्टिविटी में। नेचुरली ये कि नीडी लोग हैं तो कोई और जरिया माश नहीं है, तो दिस इज इजी फॉर देम। अग्रीड। शजील साहब अग्रीड कि पावर्टी, आपने सबसे प्रोग्राम के जैसे आपने आगाज की अपनी बात का, आपने कहा कि पावर्टी सबसे बड़ा रीजन है। 100% अग्री करते हैं हम कि यस गुर्बत बहुत बढ़ चुकी है। इस वक्त आम इंसान का जो किस तरह रखने वाला है उसका मुश्किल हो गया है, तो इनका तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गया। लेकिन क्या आप नहीं समझते सर कि ये सिचुएशन थोड़ा सा सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से भी एक सवालिया निशान थोड़ा सा छोड़ के जाती है कि क्या लोग सिक्योर फील करेंगे? क्योंकि कुछ मामला हमारे साथ हुए, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर कर लेती हूँ। हम अपने ऑफिस से वापस जा रहे थे, एक रिकॉर्डिंग पे शूट पे जा रहे थे और रास्ते में एक सिग्नल पर एक शायद अम्मा जी आई और गालिबन उस वक्त हमारे पास नहीं था, हमारे पास जो चेंज होना चाहिए था या देने के लिए कुछ भी कैश नहीं था, हो सकता है हर तरह के मामला होते, लेकिन उन्होंने उसका इजहार जो है गाड़ी पर सर मारकर किया, शीशे पर मुक्के मारकर किया। ये अग्रेशन नजर आना, हिरासा लोग। जी सर, वो आपकी बात सही है बिल्कुल। ये कुछ इंडिविजुअल ये भी करते होंगे,
तो इसी हवाले से हमारी जो ड्राइव है, जो हमारी कैंपेन है, ड्राइव है, वो पिछले कुछ 3 साल से हमने डेडिकेटेड ड्राइव शुरू कराई है, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट साउथ। तो वो 2019 मार्च से लेके अब तक ड्राइव चल रही है, जिसमें हमारा एक डेडिकेटेड यूनिट है, उसके पास एक टेलर मेड मोबाइल है, वैन है, मोबाइल वैन, और फिर हमारे जो बाकी छोटे बड़े पुलिस यूनिट्स हैं साउथ में, उनको भी इंस्ट्रक्शंस गई हुई हैं कि इनको लिफ्ट किया जाए वहाँ से, शाहराहों से, चौराहों से, और इनको मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश किया जाए आफ्टर केस रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर केस रजिस्ट्रेशन। क्योंकि सर प्रॉब्लम पता है क्या है, गदागरों का ये जो नेटवर्क है, इसमें हम देख रहे हैं कि जराइम भी मुलव्वस होता जा रहा है, और इसमें समझ नहीं आती कि क्या जराइम में मुलव्वस लोग जो हैं वो इन गदागरों में शामिल हैं या नहीं है। तो इनके सरगना को गिरफ्तार करना कितना इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रैक करना, उनको पकड़ना, ताकि नेटवर्क टूटे। लेकिन आप ये चीज समझें कि पुलिस एक फ्रंट एंड पे है, इसका जो डिस्पोजल इनका और इनकी जो रिहेबिलिटेशन या इनकी सजाएं, वो एक बैक एंड प्रोसेस है, जिसमें कोर्ट्स, शेल्टर होम्स और रिहैब सेंटर्स, ये सारे होने चाहिए, और वो सारे सिंक में काम करें, एक साथ टेंडम में काम करेंगे, तो फिर इसका कोई परमानेंट हल मिलेगा। अदरवाइज जो जिम्मेदारी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की है या पुलिस फोर्स की है, वो तो हम कोशिश करके पूरी करते हैं, लेकिन ये एक पूरा इसको एक टोटलिटी में देखा जाए तो और भी इदारे हैं जिनको अपना काम करने की जरूरत है। मैं यही सोच रही थी अभी, क्योंकि हम जब अगर एक मलेशिया जैसे मुल्क की हम मिसाल लेते हैं, वहाँ पर तो वहाँ पर ना शरील साहब, काश आपने इस तरह आपने बड़ी अच्छी तरीके से तरफ डायरेक्शन दिया कि और भी इदारों को देखने की जरूरत है कि वहाँ पर अगर सड़क पर कोई बैगर नजर आता है तो वहां पर गाड़ी आती है, उसको लेकर जाती है और लाकर कहीं छोड़ नहीं देती, बल्कि बाकायदा हुकूमत ने वहां पर पूरा इलाका ऐसा बनाया हुआ है जहां पे उनको रिहाइश, उनका खाना, उनका पीना, उनको वहां पर जो फैसिलिटेट किया हुआ है। वही वाली बात है, यहाँ से उठाएंगे वो कहीं और चले जाएंगे, वहां से उठाएंगे वो कोई और चले जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर सर एक मैं आपकी मौजूदगी का फायदा भी उठाऊंगा। हम क्राइम रेट भी देख रहे हैं जिस तरीके से कि अभी गुज़िश्ता रोज हमने DHA में निशात पे ये एक वाकया पेश आया कि वहां पर ढाबे पे बैठे बहुत सारे लोग, तकरीबन 25 लोग थे, जिनको एक साथ लूट लिया गया, फायरिंग भी की गई, एक शख्स उसमें जख्मी भी हुआ। सर इस किस्म के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, एक साथ 2-3 लोग आते हैं और कई लोगों को लूट लेते हैं। इस वाकये का बैगरी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप नहीं, मैं वैसे इस पे आपका कमेंट चाह रहा हूँ कि इस पे अपडेट कोई आपसे मिल जाए मुझे। बस वो वंस इन अ वाइल ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं। DHA has remained very peaceful otherwise। और रमजान है, रमजान में अपॉर्चुनिटी आती है, पुलिस मुख्तलिफ जगहों में एंगेज है। जाहिर है हम भी अपनी रिसोर्सेज को और प्रायोरिटीज को देख के ही पेट्रोल लगाते हैं और ड्यूटीज लगाते हैं। तो जाहिर है हर कैफे कवर नहीं हो सकता। हमने वो तरावी का वक्त था, इसलिए तमाम पुलिस फोर्स की सारी उस पर डिप्लॉयमेंट उसी तरफ डाइवर्टेड थी। जी। मैं खुद भी कल गया था उस कैफे पे, ओनर से भी मेरी मुलाकात हुई, फुटेजेस मैंने खुद निकलवाई, और उस केस को डिटेक्ट कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ये चीजें कराची में हैं। बिल्कुल। तो मैं तो पूरे कराची को जब देखता हूँ तो मुझे DHA सबसे सेफेस्ट इलाका लगता है, और उसकी कई वजूहत हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इलाका है, वहाँ हमारे चेक पोस्ट प्रॉपर तरीके से लग सकते हैं, जो वहाँ की सिटीजनरी है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स पुलिसिंग, तो वहाँ पे जाहिर काम भी होता है। पूरे कराची में एक अच्छी ड्राइव चल रही है स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट, बट अब जाहिर है इतना बड़ा शहर है तो ये इंसिडेंट्स होंगे, और ये अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसे कई स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची में मुख्तलिफ इलाकों में हैं, इंक्लूडिंग DHA के फ्रिंजेस के ऊपर भी, जो अप्रोच वाले रास्ते हैं या जो कुछ लोकेलिटीज हैं DHA के आसपास, वहाँ से अप्रोच होती है और आके वो अपनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो ऐसे इंसिडेंट करते हैं। तो ये इसमें यस इट वाज अ बैड इंसिडेंट, बट वील वर्क इट आउट।
अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद भी है हमारी पुलिस से भी जिस तरह से काम भी किया जा रहा है, जितने वसाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली काम किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस क्राइम रेट को मजीद कम किया जाएगा, जो गदागरों का नेटवर्क है इसको भी तोड़ा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ DIG साउथ शर्जील खलल साहब मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे गदागरों के नेटवर्क के हवाले से भी, और साथ में जो एक इंसिडेंट हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा है, एक ढाबे पर बहुत सारे लोगों को लूटा गया, उस हवाले से भी उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो ये तो बात हो गई कराची की और उन तमाम गदागरों की जो इस वक्त कराची वालों को तंग कर रहे हैं माया। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में आप सबको मालूम है कि हमसे किस सेगमेंट की तरफ जाते हैं और किस सेगमेंट का जिक्र आता है, तो माया बताइएगा हम किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाएंगे वो हैं चिश्ती ब्रदर्स। चिश्तिया सिलसिला हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से आता है। अजमेर शरीफ में आखिरी उनके जो है, जिस तरह पूरी दुनिया में जो लोग जाते हैं और मानते हैं, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत ख्वाजा जी से बेशुमार है। और ये चिश्ती ब्रदर्स जो हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि हमारे लाहौर स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका नाम है एक तो सैयद मुदस्सिर इनायत और सैयद असद अली। जनाब इनसे आए, आपकी बात करें, देखें। बिल्कुल, आप दोनों का खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है। चिश्ती ब्रदर्स आज हमारे साथ हैं, तो हम क्यों ना आपसे बात करने से पहले आप लोगों की आवाज में कोई कलाम सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ऐ सरवरे दुनिया दी तेरी निराली शान है, सरवरे दुनिया दी सरवरे दुनिया दी तेरी निराली शान है। ऐसे बरे दुनिया दी, ऐसे बरे दुनिया दी तेरी निराली शान है, तेरी निराली शान है। दर है तेरा रश के हरम, दर है तेरा रश के हरम, चेहरा तेरा कुरान है, सरवरे दुनिया दी तेरी निराली शान है। मंगतों का आका रख बरम, मंगतों का आका रख बरम, कर दे करम शाहे उमम, कर दे करम शाहे उमम। दुखियों की मुश्किल टालना, दुखियों की मुश्किल टालना तेरे लिए आसान है, सरवरे दुनिया दी, सरवरे दुनिया दी तेरी निराली शान है। मेराज का दूल्हा है तू, मेराज का दूल्हा है तू, खालिक के घर पहुंचा है तू, खालिक के घर पहुंचा है तू, तू है हबीबे किबरिया, तू है हबीबे
किबरिया, तू अर्श का मेहमान है। सरवरे दुनिया दी है, सरवरे दुनिया दी, तेरी निराली शान है। ख़त्मे रसूल मुख्तारे कुल, ख़त्मे रसूल मुख्तारे कुल, नबियों का तू सुल्तान है, नबियों का तू सुल्तान है। सूरत तेरी हुस्ने अज़ल, सूरत तेरी हुस्ने अज़ल, तुझ पे जहाँ कुर्बान है। सरवरे दुनिया दी